तो मेरे दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कक्षा 10 के बायोलॉजी का जीव विज्ञान के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपको पिछले वीडियो में कुछ बातें आप लोगों को बताए हैं और आज भी उसी से संबंधित उसी कड़ी से जुड़ा हुआ बात आप लोगों से करेंगे। इसके पहले आपको बता दें कि इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। आप इसके सभी वीडियो को देखें, लाइक सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में इसको शेयर करें। तो हमने पिछले वीडियो में पाचन तंत्र का बात किया था आपसे कि पाचन तंत्र के बारे में हमने बात किया था और उस पाचन तंत्र का जो प्रथम कड़ी है जिसे मुख गुहा कहते हैं, मुंह कहते हैं, उसके बारे में हम आपसे बात किए थे। अब हम चल रहे हैं इसके आगे। आइए चलते हैं कि मुख गुहा के बाद पाचन तंत्र में, पाचन क्रिया में सम्मिलित होने वाले कौन कौन से अंग हैं। तो मुख गुहा के बाद जो नंबर आता है वो जो दूसरा मुख गुहा के बाद जो नंबर आता है उसका नाम है ग्रासनी। ग्रासनी, इसके नाम से आपको यह पता लगा लेना होगा कि ग्रासनी का मतलब होता है जिससे हम लोग जिस स्थान से भोजन को निगलते हैं उसको हम लोग ग्रासनी कहते हैं। तो ग्रासनी यानी जो हमारा कंठ है, जो हमारे मुंह के बाद जब भोजन को हम चबा लेते हैं उसके बाद जैसे हम उसको निगलना शुरू करते हैं और जहाँ से निगलता है हमारा भोजन, हमारे निगलने की जो स्थान है उसी स्थान का नाम है ग्रासनी। और यह ग्रासनी दो भागों में बटी होती है। हमारा ग्रासनी दो भागों में बटी होती है। एक है आपको निगल द्वार और एक है कंठ द्वार। निगल द्वार और कंठ द्वार। निगल द्वार क्या है और कंठ द्वार क्या है? निगल द्वार का मतलब है कि जहाँ से भोजन हम लोग निकलते हैं, जिस रास्ता से हम लोग भोजन को निगलते हैं उसको हम लोग निगल द्वार कहते हैं। अर्थात इस निगल द्वार से आपका भोजन जाता है। भोजन का अंतर्ग्रहण होता है किस चीज से? निगल द्वार से। और कंठ द्वार से, वह कंठ द्वार जो होता है वह श्वास का नली होता है। श्वास का जो हमारा जो श्वास का नाक का जो छिद्र जहाँ खुलता है वहाँ श्वास द्वार यानी श्वास द्वार है। कौन? तो कंठ द्वार। कंठ द्वार से हमारा श्वास जाता है और निगल द्वार से हमारा भोजन जाता है। अब यह कंठ द्वार से भोजन और निगल द्वार से श्वास दोनों जब जाता है और दोनों की रास्ते एक जगह हो जाती है। भोजन भी जाने की रास्ता और श्वास जाने की रास्ता, दोनों की रास्ता जाने के लिए यह अलग अलग है लेकिन एक जगह दोनों मिल जाता है। अब सवाल यह होता है कि भोजन और श्वास जब एक ही जगह जाता है तो आखिर वहाँ नियंत्रण कैसे होता है? तो इस दोनों द्वार पर एक हमारा पहरादार है। पहरादार है, यहाँ पर दोनों को मेंटेनेंस करता है, अनुरक्षण करता है। जिस पहरेदार का वैज्ञानिक में नाम है हमारा एपिग्लैटिक कपाट होता है। एपिग्लैटिक कपाट जो यहाँ पर दोनों का अनुरक्षण करता है उसको हम लोग कहते हैं एपिग्लैटिक कपाट। याद कीजिएगा अच्छा से, एपिग्लैटिक कपाट होता है।
इसका काम क्या है? यह एक दरवाजा की गेट की दरवाजे की तरह कार्य करता है। जब हम भोजन को निगलना चाहते हैं, जब भोजन को अच्छी तरह चबा लेते हैं, तो हम उस भोजन को हम निगलना चाहते हैं। तो जैसे ही हम भोजन को निगलना चाहते हैं, तो यह कपाट हमारे श्वास द्वार जो है, इस श्वास द्वार को ढक लेता है। और जब ढक लेता है तो श्वास नहीं आएगा, श्वास हम लेंगे नहीं, इसलिए श्वास आएगा नहीं और उसको वह ढक लेता है, जिससे हमारी श्वास नहीं जाती है। कभी कभार क्या हो जाता है कि ये पहरेदार साहब जो है कभी कभी अपना काम करने में सुस्ती कर देते हैं। उस स्थिति में क्या होता है कि भोजन को निगलते समय हमारा श्वास भी चला जाता है, तो हमारे दोनों को जाने में टक्कर हो जाती है, जिससे हमें निगलने में कठिनाई होती है, सरक जाता है और वह कभी कभी हवा के साथ हमारे मुंह से भोजन बाहर भी आ जाती है। तकलीफ़ भी मुझे हो जाती है, हम लोगों को तकलीफ़ भी हो जाती है। खाना अगर जो हम भोजन कर रहे हैं वो अगर स्पाइसी है तो कुछ उसका भाग हमारे नाक के माध्यम से भी आ जाता है, जिससे हमें कठिनाई महसूस होती है, हमें परेशानी हो जाती है। ये कभी कभार होती है, ये ना की बराबर की बातें हैं। तो ये हमारा हुआ ग्रासनी का बात। अब ग्रासनी के बाद जो हमारा पार्ट है उसका नाम है ग्रास नली। अब यहाँ आप आज आ जाइए और यहाँ से आप देखिए कि ग्रासनी के बाद जो यह हमारा श्वास जाने का और भोजन जाने का जो दोनों का रास्ता है, ये दोनों का रास्ता यहाँ जो है यह हमारा इसका नाम है हमारा ग्रास नली। देखिए मैं स्प्रिंग की तरह आकृति बना दिया हूँ। स्प्रिंग की तरह आकृति बनाने का कारण क्या है कि यह स्प्रिंग की तरह लचीला होता है। कौन? तो ग्रास नली जो हमारा होता है वह स्प्रिंग की तरह लचीला होता है। जैसे आप अपने घरों में क्या कहते हैं, पानी जाने के लिए एक पाइप होता है जो लचीला होता है, या बिजली का भी पाइप, बिजली की तार ले जाने के लिए एक लचीला पाइप का व्यवहार किया जाता है, जो हमारा क्या कहते हैं कि लचीला होता है। वह संकुचन और शिथिलन यानी फैल सकता है और सिकुड़ सकता है। जैसे कि एक स्प्रिंग फैलता और सिकुड़ता है, उस प्रकार से हमारा ग्रास नली फैलने और सिकुड़ने के लायक होता है। जब हम अपने भोजन को ग्रासनी से नीचे उतारते हैं तो वह हमारा ग्रास नली में जाता है और यह सिकुड़ने फैलने वाली होती है। जब भोजन जाता है, कुछ ज़्यादा भी रहता है, तो हमारा यह लचीलापन होने के कारण वह सरक कर हमारे नीचे पेट के दिशा में चला जाता है। और यह पेट के दिशा में जब जाता है तो यह लचीला होता है, स्प्रिंग की तरह होता है, जिससे हमें निगलने में आसानी होती है। और इसमें एक पदार्थ पाई जाती है, इस ग्रास नली के अंदर एक चिकना पदार्थ पाई जाती है, जिससे कि भोजन को नीचे पेट की दिशा में उतरने में सहूलियत होती है। अब इस ग्रास नली जो मेरा होता है वो पतला सा नली होता है, और यह पतला सा नली जो है स्प्रिंग की भांति लचीला होता है। इसके बाद का जो मेरा आकृति है वह आकृति टेढ़ी मेढ़ी होती है, और टेढ़ी मेढ़ी होने के बाद इस टेढ़ी मेढ़ी आकृति का नाम है आमाशय। ग्रास नली के बाद हमारा जो भोजन है वह आमाशय में जाता है। आमाशय एक बहुत ही जटिल संरचना है, बहुत जटिल संरचना है, जिसमें हमारा भोजन चबाया हुआ, लार मिला हुआ भोजन
ग्रास नली से नीचे की तरफ उतरता है और उतरकर आमाशय में चला जाता है। आमाशय की जो पहला ग्रास नली और आमाशय की जो पहला भाग होता है, यानी दोनों का जो ज्वाइंट जहाँ से ग्रास नली खत्म होती है और आमाशय शुरू होता है, उसके प्रथम भाग को हम आगे का जो भाग होता है उसको कार्डियक कहते हैं। क्या नाम है इसका? कार्डियक। इसका नाम है कार्डियक। जो शुरू का भाग होता है उसको कार्डियक कहते हैं। और जो सबसे अंतिम का भाग होता है, सबसे पिछला भाग होता है, उस पिछले भाग का नाम है पाइलोरिक भाग। याद रखेंगे, पाइलोरिक। इसका नाम है पाइलोरिक भाग, जो सबसे बाद में होता है। और जो मध्य का भाग होता है उस भाग का नाम है फुंडिक भाग। फुंडिक भाग। फुंडिक, यह आमाशय की जो पूरी जितनी बड़ी संरचना हमारे शरीर में आमाशय होता है, उस आमाशय के सबसे शुरू के भाग जो ग्रास नली के बाद का शुरू होता है कार्डियक कहलाता है, और सबसे अंतिम का भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है, और जो बीच का भाग है वो फुंडिक भाग कहलाता है। जो हमारी आमाशय मैंने बताया कि एक जटिल संरचना है। तो यह आमाशय जो हमारा बना हुआ है वह स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक, स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक का, जो हम पिछले वर्ग में हम कोशिका के बारे में पढ़े हैं, एपिथेलियमी ऊतक जो पढ़े हैं, उसी का स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक का यह हमारा आमाशय बना होता है। आमाशय जो है पाचन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें पाचन की क्रिया होती है। इसके अंदर बहुत जटिल संरचना होती है, जगह जगह गड्ढे पाए जाते हैं। उन गड्ढों को हम लोग कहते हैं जठर ग्रंथि या आमाशय ग्रंथि। जो जगह जगह धंसा हुआ होता है उसको हम लोग कहते हैं जठर ग्रंथि या आमाशय ग्रंथि के नाम से जानते हैं। जो हमारे पाचन का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है उसका नाम है जठर रस। वह जठर रस कहाँ से निकलता है? तो वह जठर रस जठर ग्रंथि से निकलता है, और वह हमारे आमाशय में पूर्ण पाचन, लगभग पाचन करने का काम करता है। तो दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही आप लोगों को बताऊंगा। और इसके चूँकि अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है जठर रस, और जठर रस का हम उसका एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में सारी चीज़ों को हम अलग अलग खंडित करके आप लोगों को बताएंगे। और इसके बाद जो है कि उसमें कौन सा एंजाइम किसका पाचन करता है, कैसे पाचन करता है, और इस आमाशय की सुरक्षा कैसे होती है, इन सारी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और मेरा जो टॉपिक होगा अगला इस पाचन की क्रिया का, वह जठर ग्रंथि तथा जठर रस द्वारा पाचन की क्रिया हमारा अगला टॉपिक होगा। इसके बाद मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए वेलकम।